हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट लाइकली, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस इन द एसपी यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। याद रखिए, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली 12th के वेट कर रहे थे कि पूछ रहे थे कि सर एसपी का कब आएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने ओसीएम और इको, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स का आईएमपी मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, ये मैंने पूरा कंप्लीटली डिटेल में बता दिया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने पेपर एनालिसिस करके भी आपको समझा दिया गया है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, और कितने अब जो चैप्टर्स है वो कितने चैप्टर्स आपको करने चाहिए एग्जाम्स में। कैसा है कि अभी एक एक महीना बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो अभी बहुत सारे बच्चों ने तैयारी नहीं की है, राइट ना। अभी बहुत लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं क्योंकि अभी तो आपके कॉलेज में प्रीलिम्स भी चालू हो गए, राइट। तो अभी भी कैसे बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, किस चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आपको बाहर करने चाहिए, राइट ना। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको यही समझाने वाला हूँ कि आपको कितने चैप्टर्स है बेसिकली, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट्स का। अभी तो मैंने ओसी को का बता दिया है, टोटल उसमें 8 और 10 चैप्टर थे, कितने करने हैं आपको कंपलसरी वो भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। और जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसमें से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, राइट ना। तो ये हम ये पूरे वीडियो में देखेंगे। तो आज तो एसपी के बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एसपी का वीडियो है। जो मैथ्स का होता है बेसिकली, मैथ्स में तो कोई जल्दी इंपॉर्टेंट कोई देता नहीं है, क्योंकि मैथ्स में कैसा होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंस कुछ होता नहीं है इसमें मैथ्स में कैसा होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप मैथमेटिक लॉजिक किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मेटाइसिस, ठीक है। और फिर इसके बाद का ये हो गया डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी। ये सब आपके चैप्टर जो होते हैं ना, मतलब जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स है, इसके सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंस नहीं बोल सकते हो आप, इसमें बस इतना बोल सकते हो कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स में। और एसपी वाले बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, राइट ना। तो देख सकते हो कि आपके पास टोटल कितना है, 12 चैप्टर्स, जैसे आपको मालूम है। टोटल कितने हैं, 12 चैप्टर्स है। इसमें से 3 चैप्टर्स का आपका क्या हो जाता है, लेटेस्ट हो जाता है, राइट। कितने चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स। ये जो 3 चैप्टर्स है, 6 7 8, ठीक है, ये आपके हो गए लेटेस्ट। लेटेस्ट में से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, राइट ना। एक तो 10 मार्क्स के लिए आता है और एक 5 मार्क्स के लिए आता है। तो ऐसे 10 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अभी ये 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेटेस्ट के बेसिस पे ही है। आपने लेटर किया होगा, लेटेस्ट में क्या क्या कंटेंट होता है, लेटर किस तरीके से लिखना चाहिए और किस टाइप का आपके पास लेटर्स है, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, ये 3 जो चैप्टर्स है इसके बारे में भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं। याद रखिए, लेटेस्ट है ना, तो लेटेस्ट में जो क्वेश्चंस आपके मतलब आ सकते हैं वो भी बता दूंगा। और जो एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, तो हम पेपर एनालिसिस करके देख लेंगे कि कौन सा आपको लेटेस्ट पूछा गया है, राइट। और भी आपके 2022 हो गया, 23 हो गया, तो उसमें जो भी आपके पेपर्स लेटेस्ट आए पेपर्स में, वो आप उसको फॉलो अप कर लीजिए। क्योंकि कैसा है कि 21 में तो आपका बोर्ड एग्जाम तो हुआ था लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ था, राइट ना। तो अभी 2022 और 2023 के पेपर्स को हम रिफर करेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए, अभी पहले सिलेबस पे आ जाते हैं फटाफट। आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको देख सकते हैं इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, और उसमें फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल हो गया, राइट। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनते हैं। जैसे बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, यहाँ पे से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है आपके पास फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये दो, देखिए, दो क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। मतलब हो गए 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए टोटल। इसको मार्क कर लीजिए, 5 मार्क्स के लिए आते हैं। और यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए। कैपिटल स्ट्रक्चर्स और उसके कंपोनेंट यहाँ पे, तो कंपोनेंट में इतना नहीं पूछते लोग। हाँ, बस इतना ही हो गया इस चैप्टर्स में। और ये आपका डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश कंपलसरी आती ही है एग्जाम्स में, राइट ना। तो ये 4 मार्क्स के लिए आपका डिस्टिंग्विश हो गया। तो टोटली इस चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन बता दिया विद द डिस्टिंग्विश। ऑब्जेक्टिव क्लास, ऑब्जेक्टिव तो मैंने हर एक सब्जेक्ट्स के लिए कहा है कि आपको कुछ भी करना है, ठीक है, दिन रात एक कर दो, आपका ऑब्जेक्टिव उसमें क्या आना चाहिए, 20 में से 20 आना ही चाहिए। क्योंकि जब आप एसपी का पेपर लिखोगे तो उसमें आपको 2 पार्ट है। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट्स में आपको 2 पार्ट कर दिया गया है, जिसमें 20 मार्क्स का आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, राइट।
ये ऑब्जेक्टिव्स आपको कहाँ पे मिलता है, एक तो आपके बोर्ड पेपर में मिलता है, ठीक है, एक आपको कहाँ पे मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, और दूसरा आपको एक एबीटी में मिलेगा। कहाँ पे, एबीटी, एबीटी जो कि आपका फैब मंथ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट फैब से आपका एबीटी स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। और ये एबीटी क्या, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, ये भी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, राइट। तो आप समझ जाइए कि आपके लिए एबीटी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो एबीटी में अब कैसा है ना कि ये एबीटी भी 20 मार्क्स का होता है और ऑब्जेक्टिव भी 20 मार्क्स का होता है। मतलब अगर देखा जाएगा तो ये टोटल 40 मार्क्स का हो गया फिर तो, समझ रहे हो, ये जो ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स का हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, एबीटी में भी आपको मार्क्स निकालना है, ठीक है, किस में निकालना है, एबीडी में भी 20 मार्क्स निकालना है आपको, और ऑब्जेक्टिव में भी 20 मार्क्स निकालना है। तो ऐसे करके आप आराम से 100 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हो। और 100 में से 40 का मतलब होता है कि आप पास हो चुके हो, क्योंकि 100 में से 35 क्या होता है, आपका पासिंग होता है। लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो, 40 मार्क्स लेके आ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पूरा मार्क्स आएगा, राइट। मतलब आपका ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका पूरा 40 में से 40 आएगा, एटलीस्ट, ठीक है, उसके आसपास आना चाहिए। तो आपको क्या करना है अभी यहाँ पे, कि एटलीस्ट क्या करना है आपको, 38 या 39 तक जाना है, या 37, लास्ट लास्ट पकड़ लीजिए 37 तक जाना है, क्योंकि 35 तो आपका पासिंग मार्क ही होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 37 तक आ जाए। ये आपका कहाँ से आ गया, ऑब्जेक्टिव में से आ गया, राइट। अब उसके बाद का जो बचा है, ठीक है, कितना, उसके बाद कितना आएगा आपका, ये हो गया 40 60 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, ऑब्जेक्टिव में सब करना है जितना भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो बचे गए हैं वो आपका आ जाता है इसमें, एबीटी में। नेक्स्ट आते हैं अभी केस स्टडीज पे, ठीक है, ये केस स्टडी भी आपको पूछा जाता है, और ये केस स्टडी भी आपका 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। याद रखिए, 2 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के लिए आता है। तो कोई भी चैप्टर का केस स्टडी आप स्किप ना करो, ना ऑब्जेक्टिव स्किप करो, समझ रहे हो, यहाँ पे आपको सब करना है। चलिए, आते हैं भी नेक्स्ट, सेकंड चैप्टर है आपके पास सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है यहाँ पे, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी ये तो चैप्टर ही बहुत बड़ा है, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स, राइट ना, और उसका प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप। देख सकते हो यहाँ पे, ये हो गया फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ऊपर यहाँ पे देख सकते हो ये इक्विटी का डेफिनेशन और मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे डेफिनेशन में 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ये 2 पॉइंट ही याद कर लो, डेफिनेशन हो जाएगा, ये मीनिंग लिखा हुआ है, इतना सा है, तो इतना याद कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, और इसमें कितने मार्क्स, कितने, तो 13 पॉइंट है इसमें टोटल, राइट। तो एटलीस्ट क्या कहते हैं, अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो इसमें आपको 7 पॉइंट लिखना है, लेकिन ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए नहीं आता है, और ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिख सकते हो। याद है कि कम से कम आपको क्या करना है, इसमें 10 से 12 पॉइंट ये याद कर लेना है, ठीक है, कितना, 10 से 12। ऐसा नहीं कि आपको पूरा ये आंसर ही बाहर करना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है। इतने बड़े बड़े आंसर्स हैं ना, तो इतने बड़े बड़े नहीं करने हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इसमें, ठीक है। मतलब जहाँ से आपको याद हो जाता है उतना याद करो, जितना याद नहीं होता उसको कट कर दो, समझ रहे हो? लेकिन इतना है कि जब आप आंसर लिख दो तो ऐसे दिखे कि आपने आंसर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स का सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, और इसका फीचर्स भी दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो सेम वही करना है आपको प्रेफरेंस शेयर्स में भी। नेक्स्ट आते हैं अभी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या अभी आएंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कितने टाइप के प्रेफरेंस है, तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे 8 प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने हैं, 8 है, ठीक है। ये आपको 8 के 8 पूरे बाहर करने हैं, और ये एग्जाम में पूरा आता है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस के पूरे आते हैं, ठीक है, 8 के 8 आते हैं पूरे। चलिए, तो ये हो गया। रिटन अर्निंग आपका राइटर और शॉर्ट नोट में पूछ दिया जाता है, तो ये आप याद कर सकते हो। सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल नहीं है, यस। अब आता है डिवेंचर, डिवेंचर्स की मीनिंग एंड डेफिनेशन पे और उसके फीचर्स पे। तो यहाँ पे भी सेम वही पॉइंट है, टोटल यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो आपको वही करना है 14 का, इजीली आप 14 कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट इतने बड़े बड़े नहीं दिए गए, जो बड़ा बड़ा है उसको यहाँ पे आप कट शॉर्ट कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट आते हैं अभी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ पे अगेन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से कोई एक ही कॉन्सेप्ट आता है, या तो ऐसा मिक्सअप होके आता है, लेकिन आपको तो सब याद करना पड़ जाएगा।
क्योंकि इसमें देख सकते हो टोटल 80 पॉइंट दिया हुआ है, और ये राइट इन शॉर्ट ना दिया, आंसर द फॉलोइंग में आ जाता है, राइट ना। तो इसमें भी आपको 8 के 8 पॉइंट पूरे करने हैं। देखो ये सेकेंड थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। आप बोलोगे सर आप तो सब मुझे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब नहीं दे रहा हूँ। जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वही की मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बॉन्ड है, देखो बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड और उसका ये राइट इन शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है, राइट। फिर एडिया जीडिया तो आता है कभी कभार, लेकिन नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, उसको स्किप कर सकते हो एग्जाम्स में। फिर इसके बाद आप यहाँ पे, हो गया ये सेकेंड चैप्टर में, बस इतना ही था। सेकेंड चैप्टर थोड़ा लेंदी था। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टिंग्विश, तो आपको कोई भी चैप्टर का स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपको अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टिंग्विश कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगर 4 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आपको 5 से 6 पॉइंट तो लिखना ही है। तो हर एक चैप्टर्स का जो भी डिस्टिंग्विश है आप उसको याद करते रहिए, ठीक है, कोई भी डिस्टिंग्विश को स्किप नहीं करना है, राइट। तो इसलिए मैं डिस्टिंग्विश नहीं बताऊंगा, केस स्टडी मैंने बता दिया आपको, केस स्टडी आपको हर एक चैप्टर का करता हूँ, ऑब्जेक्टिव आपको हर एक चैप्टर्स का करना है। आते हैं अभी मूव ऑन करते हैं थर्ड चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स पे, ठीक है। अब ये इशू ऑफ शेयर्स देख सकते हो, ये भी एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है। तो इसमें देख यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इशू ऑफ शेयर्स है, मेथड दिया है इशू ऑफ शेयर्स का। ये जो मेथड के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ये जो पूरा मेथड दिया ना, यही सब आता है मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में। अभी इसमें देखो ये वाला बुक बिल्डिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राइट है ना, शॉर्ट नोट में आ जाता है ये। फिर इसके बाद इसमें आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, इसके कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में। आप देख सकते हो आईपीओ है, एफपीओ है, और ये पेज नंबर है 44 पे, ठीक है। फिर ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, ये नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें दो पार्ट है, एक राइट इशू है, एक बोनस शेयर्स है। तो ये दोनों इसमें बन सकते हैं, राइट इशू भी बनते हैं और बोनस शेयर भी बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद कर लेना, इसको स्किप नहीं करना। मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगा कि वीडियो के लास्ट में कि आपको कितने चैप्टर करने चाहिए, कितने चैप्टर नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट देखो ये ई एस ओ एस, ये सब क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ई एस पी एस हो गया एक, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी देख रहे हो, कभी कभी ये साल भी पूछ दिया जाता है, एस ए आर एस, ठीक है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स कैपिटल भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। और ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट देख रहे हो, इस ये और उसका यहाँ पे पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट का। यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट आपको आगे मिल जाएगा। चलो प्राइवेट प्लेसमेंट अभी तो कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर इतना कुछ खास। हाँ आते हैं अभी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, ये प्रोविजन भी पूछा ही जाता है एग्जाम्स में, राइट। जनरल प्रिंसिपल नहीं करना है इसमें का। देखो अभी ये अलॉटमेंट में कैसा ना प्रोसीजर भी दे दिया गया है, तो ये भी एक आता है, प्रोसीजर्स हो गया एक, और ऊपर से प्रोविजंस हो गया, तो ये दोनों आता है इसमें। देन इसके बाद आते हैं हम लोग शेयर सर्टिफिकेट पे। ये अपना शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शेयर सर्टिफिकेट में कंटेंट पूछते हैं लोग, कंटेंट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इसमें आते हैं कॉल इन एज, कॉल इज अ फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स, हेड ऑफ द शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, ये सब आपके शॉर्ट नोट में मोस्ट ऑफ द पूछ लेते हैं लोग। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, लेकिन अभी अभी के लिए नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, 1 1 का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जाएंगे। चलो नेक्स्ट अभी इसमें आते हैं, ये जितना भी डिस्टिंग्विश है ये कंप्लीट करो, ठीक है। डिस्टिंग्विश के बारे में अभी कुछ नहीं बोलना है, आप हर एक चैप्टर में जितने भी चैप्टर्स में सबको फॉलो करो। आते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, लो इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे इसका प्रोसीजर पूछते हैं, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स का जो प्रोविजन है, ये वाला प्रोविजन फॉर ऑफ सॉरी प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनी एक्ट 2013, और यहाँ पे दिया प्रोविजंस फॉर कंपनी शेयर्स कैपिटल ऑफ डिबेंचर्स रूल 2024, ठीक है। ये एक बार पूछा गया था एग्जाम्स में, उसके बाद दोबारा इस पे नहीं आया क्वेश्चन। यहाँ पे देखो तो ये प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर भी आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स का। देन इसके बाद है
बस हो गया, ये चैप्टर में देखो इतनी क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें आपको टर्म एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट पूछते ही हैं। ठीक है, अभी ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, या तो 6 मार्क्स के लिए आएगा या तो 8 मार्क्स के लिए आएगा। और प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है। राइट, हार्डली आपको 10 पॉइंट करना है या 7 पॉइंट ही करना है। नेक्स्ट वन, अभी मूव ऑन करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अभी यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में क्या है आपका, लेटर्स है। अभी ये लेटर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी कैसा है, फर्स्ट जो लेटर दिया वो क्या है, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का है, तो ये लेटर्स आता है एग्जाम्स में। ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये भी बन सकता है। फिर इसको मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, यस इंडस्ट्रीज का दिया हुआ इशू ऑफ बोनस शेयर्स हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन हो गया, बस ये 3 लेटर्स यहाँ पे है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। फिर नेक्स्ट वन है अलॉटमेंट ऑफ द डिवेंचर्स। ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर्स, ये भी है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर पेमेंट ऑफ द थ्रू एनईएफटी, ये आता है लेकिन बहुत ही रेयर आता है। कन्वर्जन ऑफ द डिवेंचर्स, ये भी बहुत है कम, क्योंकि ये डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, इसके बेसिस पे दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर्स, ये करना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पे, सॉरी 8 पे। यहाँ पे थैंकिंग डिपॉजिट, डिपॉजिटर भी आता है, ये थैंकिंग करना है आपको डिपॉजिटर को कि उन्होंने पेमेंट किया हुआ है। और फिर पेमेंट इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट बहुत रेयर आता है। फिर रिन्यूअल ऑफ द फिक्स डिपॉजिट, ये बन सकता है एग्जाम्स में। रीपेमेंट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, ये 3, ठीक है, ये 3 लेटर्स यहाँ पे बता दिया। तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 खत्म हो गया आपके लेटर्स के। डिपॉजिटरी सिस्टम्स में आता है नेक्स्ट वन। अभी डिपॉजिटरी सिस्टम्स में आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द डिपॉजिटरी, नहीं ये नहीं है। हाँ, ये आता है डीपी। ठीक है, सिर्फ डिपॉजिटरी आता है, ये आपको बताना होता है डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट। या तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्सेप्ट है टर्म रिलेटेड टू द डिपॉजिटरी सिस्टम्स, ये एग्जाम में आते हैं यहाँ पे। बस, और ये अलग से एक आता है ISIN। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में आते ही है, ये राइटर और शॉर्ट नोट में आ जाता है बेसिकली। चलिए अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। नहीं आगे भी है इसमें, इसमें आगे IPO ये सब दिया हुआ है, IPO का दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हो गया। देखो ये डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन, इसमें ये डिस्टिंग्विश है, ये तो आपको करनी ही है कंपलसरी। फिर इसमें नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है आपका डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें आपका लीगल प्रोविजन फॉर द डिविडेंड, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है। राइट, और फिर ये लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, ये सब भी एग्जाम्स में आते रहता है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट में आते हैं। इंटरेस्ट में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अब इसमें का जो डिस्टिंग्विश है वो याद कर लो, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। राइट, चलिए, तो चैप्टर नंबर 10 हो गया। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल मार्केट में आपका कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है बेसिकली। तो इसमें अभी जो भी क्वेश्चन बनेंगे राइट एंड शॉर्ट नोट के लिए बनते हैं। तो जैसे अभी मनी मार्केट हो गया या मनी मार्केट का फीचर्स हो गया, ये एग्जाम्स में आता है। ओके, फिर नेक्स्ट है इसमें फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये यहाँ पे बन सकता है। ये हो गया। फिर ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इतना कुछ दिया नहीं है, इसीलिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, एक साथ ही आता है पूरा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे भी जो डिस्टिंग्विश है वो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पे ही है पूरा, और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट।
ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये हो गया चैप्टर नंबर 10। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, जो कि पूरा स्टॉक एक्सचेंज दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें सेबी के फंक्शन पूछते हैं ज़्यादातर लोग, चाहते हैं सेबी के फंक्शन। यहाँ पे मैं बताता हूँ, सेबी चैप्टर खत्म हो गया। ये जॉबर और ये ब्रोकर, ठीक है, ये याद कर लेना। ये रहा सेबी, सेबी और सेबी के फंक्शंस, ये यहाँ पे बनते हैं। और इसके अंदर आप अगर याद करने जाओगे तो इसमें ये वाला होता है बुल, यानी कि तेजी वाला, बेयर, ठीक है, मंदी वाला। जॉबर ब्रोकर तो आपने वहां से याद कर लिया। लेम डक हो गया, वॉल्फ हो गए, ठीक है, ये सब भी याद कर लेना क्योंकि ये आपके राइट हैंड शॉर्ट नोट। ओके बच्चों, ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा HSC बोर्ड एग्जाम पेपर सोल्यूशन। देखिए ये मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। यहाँ पे आके आप अपने पेपर को देख सकते हो। यहाँ पे देखो अब इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक का जो बोर्ड सोल्यूशन 2022 का है, और इधर पे देख सकते हो ये इकोनॉमिक है 2023 का, राइट। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो इकोनॉमिक के पेपर्स। और भी पेपर्स जैसे कि आपको चाहिए हैं, जिसमें आपके OCM हो गए, राइट। यहाँ पे देख सकते हो OCM ये 2023 का है, इधर पे 2022 का है। यहाँ पे SP देख सकते हो ये 2023 का है, 22 भी इसमें ही रहेगा। चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये आप यहाँ पे मैं आपको पेपर सोल्यूशन बता देता हूँ और पेपर एनालिसिस बता देता हूँ। जो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंस दिया है, तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आए थे पहले भी, और अभी जो आने वाले वो तो मैंने इम्पोर्टेंस आपको बता दिया, ठीक है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। आपको जितना भी सिलेबस में ऑब्जेक्टिव्स है आप उसको कम्प्लीटली बाहर कर लो। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द टर्म्स में देख सकते हो आप, वर्किंग कैपिटल है, ओवरड्राफ्ट है, राइट इशू है, DP के बारे में हमें बात किया था, सेकेंडरी मार्केट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो गया, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स है। आप 2022 का भी देखोगे तो इसमें से भी क्वेश्चंस है बहुत सारे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि वन सेंटेंस आंसर हो गया, ठीक है, या एक्सप्लेन द टर्म्स हो गया, मैच द पेयर्स हो गया, तो ये सब आप कैसे ना ऑब्जेक्टिव्स को आप बाहर करके रखो। चलिए, तो मैं यहाँ पे अभी इसका सोल्यूशन भी है, पेपर सोल्यूशन है, देख रहे हो पूरा पेपर सोल्यूशन है। आप इसको रिफर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा केस स्टडी है, ठीक है। आप इस केस स्टडी को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये आपका डिस्टिंग्विश, जैसे मैंने कहा था कि वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल ये आते ही, ये शेयर डिवेंचर्स हो गया। मतलब आपको क्या कहना है, डिस्टिंग्विश तक कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना, पर डिस्टिंग्विश ही आपको करना है। इसके बाद से जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, ठीक है। आंसर इन द ब्रीफ में, जैसे मैंने कहा था कि शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, कंटेंट मैंने बोला था नहीं करोगे तो भी चल जाएगा शेयर सर्टिफिकेट का। आप देख सकते हो इधर फंक्शंस ऑफ द सेबी ये है, और डिपॉजिटरी सिस्टम्स का यहाँ पे आपको एडवांटेज दिया हुआ है, लेकिन ये डिपॉजिटरी सिस्टम फॉर द इन्वेस्टर्स है, राइट, यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कंपनी कैन इशू ओनली ये सर्टन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये जस्टिफाई योर आंसर्स है। आंसर, ये जस्टिफिकेशन आपको आंसर भी कहाँ से मिलेगा, आप जो आंसर याद करते हो ना उसमें से ये आपका कवर हो जाएगा। तो जस्टिफिकेशंस ये भी 8 मार्क्स के लिए है, 2 क्वेश्चन है, यानी कि 4 मार्क्स के लिए है। ज़्यादा आप अपना फोकस कहाँ पे करो, अपने आंसर्स पे करो। जस्टिफिकेशन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट ना। टेक्स्ट बुक में देखो जस्टिफिकेशन जो है, और आपके जो बड़े बड़े पहले आंसर जो हो चुके हैं, ठीक है, उससे कंपेयर करो कि आपने कितना जस्टिफिकेशन कंप्लीट कर चुका है। जो बचेगा उसको याद कर लेना, ठीक है। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कर लो, जो आप अपने एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर कर सको। जिन बच्चों ने अभी तक अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, मंथ का प्लान है ये पूरा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया मैंने बस उतने ही करना है आपको। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में देख लो यहाँ पे, जैसे कि लेटर दिया, लेटर ये किस लिए दिया हुआ है, इशू ऑफ द शेयर्स, जैसे मैंने कहा था। फिर लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द रिडम्पशन ऑफ द शेयर्स या डिबेंचर्स, तो यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स ये भी मैंने कहा था आपको। रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट ये भी मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंस में, तो ये आप कवर कर लीजिए। फिर व्हाट इज द इक्विटीज है एंड उसका फीचर्स देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था, राइट। तो मैंने जितना आपको हर एक चैप्टर में से एनालिसिस करके दे रहा हूँ, देखिए पेपर भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया, देख लिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैंने दिया था ये पूरे पेपर्स के अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले पेपर देखा था, देखिए हर बार हर साल मैं
जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ क्लास, देखिए वो उसमें से आपका 80% के अबोव आते ही है। ठीक है, और इस बार जो मैंने दिया है उसमें मुझे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है कि वो 90 से 95% तक आपकी सिलेबस कवर कर लेगा पूरा बोर्ड के पेपर्स का। ठीक है, जितना मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार मैंने हर एक पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, आपके सिलेबस को एनालिसिस किया मैंने। ठीक है, फिर जाके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया यहाँ पे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप देख सकते हो। ठीक है, और ये पेपर एनालिसिस बता दिया मैंने, इस पेपर का सोल्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको रिफर कर सकते हो, या अगर आप टेक्स्ट बुक से रीड करो तो आप टेक्स्ट बुक से ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरीथिंग, याद रखिए जो भी आंसर्स मैंने लिखा हुआ है वो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक को रिफर करके लिखा है, ताकि बच्चा अगर मेरा भी यूज करे, ठीक है, या आंसर्स, तो उनको इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस ना दिखाई दे अपने टेक्स्ट बुक में और मेरे इस आंसर्स के अंदर, राइट ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, पेपर एनालिसिस मैंने बता दिया 2023 का पेपर है ये। अब आपका 2024 का पेपर आएगा। ठीक है, 1 मंथ बाकी है, आप प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी कीजिए। कंपलसरी क्या क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया कि 20 मार्क्स का आप अपना ऑब्जेक्टिव मत छोड़िए, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पे टिके रहिए। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है, ये जो कि बड़े आंसर्स में हो जाएगा कवर। पहले बड़े आंसर याद करना चालू कीजिए, तो जो छोटे छोटे आंसर्स है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप टेक्स्ट बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए सबको रिफर कीजिए। फिर इसमें आपका डिस्टिंग्विश हो गया, डिस्टिंग्विश को नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, ये हो जाने के बाद फिर आप अपना केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी का जो भी आंसर लिखोगे ना उसको रिलेट करके लिखना है, और ज़्यादातर आपको उसके आंसर्स भी देने होंगे, समझ, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है केस स्टडी में, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आईपीओ और एफपीओ दिया हुआ है, तो आईपीओ एफपीओ होता क्या वो बता के फिर अपना सोल्यूशन लिखना चालू कर दीजिए, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। डिस्टिंग्विश मैंने जैसे बता दिया कि ये तो आपको स्किप ही नहीं करना है, ना केस स्टडी स्किप करना है। तो हम कितने मार्क्स को कवर कर लेते हैं, अगर मैंने कुछ ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव मैंने फिक्स कर लिया अपना 20 मार्क्स का, इतना मैं कंफर्म हूँ कि मैं 20 मार्क्स का मेरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इसको स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, और याद रखिए अगर आपने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया तो आपका एबीटी का 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। एबीटी का 20 मार्क्स हो गया, इधर का 20 मार्क्स हो जाएगा, मतलब 40 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, ओवरऑल आपको पूरा मार्क्स मिलता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऐड करके मिलता है। 40 मार्क्स ये हो गया, एक्सप्लेन द टर्म्स में थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, तो 48 मार्क्स हो गए यहाँ पे। और नेक्स्ट वन है केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी पे देख सकते हो, केस स्टडी, और ये बता दूं मैं आपको, नेक्स्ट एक सेकेंड, यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश है वो भी आपको 4 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, यानी कि 4 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं यहाँ पे, राइट। ये बी हो गया ट्रू फॉल्स, ये ऑड हो गया, इवन हो गया, एक्सप्लेन 8 मार्क्स का हो गया यहाँ पे। देखो ये केस स्टडी भी 6 मार्क्स का है, तो 3 3 मार्क्स का केस स्टडी होता है, तो 6 मार्क्स इसमें और ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया, 48 प्लस 6 54, और ये डिस्टिंग्विश देखिए इतना भी कर लिया, 54 प्लस 12 66 मार्क्स का पेपर यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है क्लास। याद रखिए 100 में से 66 मार्क्स, ये कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है क्लास, राइट ना। अगर मैंने तैयारी अभी तक नहीं चालू की, जिन मुझे चालू कर ली है, अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से आपको याद करना चाहिए, तो आप पेपर पैटर्न को फॉलो करो, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जाओ, पेपर पैटर्न से ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा कि आपको पहले क्या स्टार्ट करना है क्या नहीं करना है। याद रखिए हाँ, 66 मार्क्स मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर आप 20 मार्क्स एबीडी का निकाल दो तो 46 मार्क्स का मैंने बता दिया आउट ऑफ 80, 80 में से आप 46 यानी कि मोर देन 50% आप पेपर कवर कर रहे हो। क्लियर, तो चलिए, तो ये बेसिकली मैंने एसपी का पूरा इंपॉर्टेंस और पेपर एनालिसिस का सोल्यूशन बता दिया, आप उसको रिफर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है।